हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शैलेंद्र कुमार गुप्ता। आज जो है हम लोग जेई मेंस जो 30 जनवरी 2024 को कंडक्ट हुआ है उसमें मेमोरी बेस्ड जो है अपने पास टोटल मैथ्स के 22 क्वेश्चंस रिट्रीव हुए हैं। उसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन जो आया था इसमें वो था एस के डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म सीक्वेंस एंड सीरीज का है। तो एस के तो हम लोग यहाँ ऐसे फाइंड कर लेंगे। एस के कितना आ जाएगा, एस के इज इक्वल टू ए पी है तो नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, के टर्म्स है तो के बाई 2, 2a प्लस 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना, हाउ मैनी टर्म्स, के टर्म्स है तो k माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 4 है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये k बनेगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 ये बन जाएगा तो 2 के तो ये हो गया, 2k बन गया और अपने पास आएगा +2 तो बन गया ये +1, राइट। 2 कैंसिल हो गया था तो अपने पास ये आ गया एस के। देखो एस के अगर अपने पास आ गया तो अब सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई दिस वन। तो ये जो पार्ट है अपने पास ये हम लिख देते हैं यहाँ पे विथ मल्टीप्लिकेशन। एस के आ ही चुका है, इसमें सिग्मा लगाना है तो हम लिखेंगे इसमें 6 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 ऐसे लिख दें। अच्छा आप देखो यहाँ पे क्या आएगा एक्चुअली, इसमें बनेगा ये 2k स्क्वायर, इसको लिख दिया जाए 2k स्क्वायर प्लस k। तो ऐसे अगर हम लिख दें और इसमें सिग्मा ऑपरेट करेंगे k इक्वल टू 1 to n तो ये बन जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा n प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना, ऐसा बना। तो ये हमारे पास ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। बाकी हमारे पास ये 6 अंदर ले जाएंगे तो 6 से ये 2 तो ये बनेगा 4n प्लस 2, 4n प्लस 2 ये हो गया और यहाँ पे देखो हमारे पास ये 3 हो गया तो ये आ गया 4n प्लस 5, ठीक है ना। अब ये जो 4n प्लस 5 है दैट मस्ट बी इन द इंटरवल 40 to 42, तो 40 से लेके 42 इसको कर दो तो 4n कितना हो गया, 35 से लेके कहाँ तक हो गया ये 437। तो अगर 4 से डिवाइड करोगे तो n जो है वो आएगा 8 पॉइंट समथिंग से लेके ये कितना हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब n कितना हुआ, n मस्ट बी 9। सो 9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x और g ऑफ x जो है वो 4 टाइम्स f ऑफ x इस तरह से दिया हुआ है। तो g ऑफ f ऑफ x अगर निकालोगे इसमें तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा अपने पास x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x पावर 4 होल पावर 1/4। इसी तरह से अगर 3 टाइम्स करोगे f तो ये 3 बन जाएगा और 4 टाइम्स करोगे तो यहाँ 4 बन जाएगा। तो g ऑफ x हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, g ऑफ x में यहाँ 4 बन जाएगा, राइट। तो अब हमें जो चाहिए 0 to 2 रूट 5 होल स्क्वायर रूट x स्क्वायर बनाइए और gx जो आ जाएगा वो आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना 4x पावर 4 होल पावर 1/4, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, इसको t लिख देते हैं। 1 प्लस 4x पावर 4 इज इक्वल टू t पावर 4 ले लेते हैं तो यह आएगा 4 इंटू 4 एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू टी पावर 4 है तो ये 4 नीचे आ जाएगा 4 इंटू टी क्यूब डी टी। तो एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास टी पावर 3 डी टी डिवाइडेड बाई नीचे ये t बन गया और बाई 4 भी है, बाई 4 यहाँ लिमिट किस तरह से चेंज होगा, अगर हम 0 डालते हैं देखो तो t कितना आ जाएगा 1 और अगर हम ये वैल्यू डालें x की तो ये बनेगा 20, 4 जाए 80, 81 पावर 1/4 ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारे पास कितना 1 बाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे t स्क्वायर बनेगा बाई 3 आएगा तो ये बन जाएगा 1/12 इंटू ये बना हमारे पास t पावर 3 और लिमिट 1 to 3। तो 27 माइनस 1 26/12 हो गया। 26/12 कितना हो जाएगा 13/6।
13/6. सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट. नेक्स्ट हम अपना ये वेक्टर पे है. a डॉट बी दिया हुआ है 3√2, मॉड ऑफ बी स्क्वायर दिया है 6. ए वेक्टर ये दिया हुआ है और एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/4. देन वैल्यू ऑफ दिस. तो हमें क्या करना है, इसको ए डॉट बी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं. मॉड ऑफ ए आएगा, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा. तो कॉस π/4 हो जाएगा 1/√2. 1/√2 इज इक्वल टू 3√2. मॉड ऑफ बी कितना है, मॉड ऑफ बी हो जाएगा √6. तो मॉड ऑफ ए इंटू √6 और ये हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा ये, है ना. 3 × 2 हो गया 6. तो मॉड ऑफ ए अपने पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू √6. राइट. अब हम लोग मॉड ऑफ ए, यहां से मॉड ऑफ ए देखें कितना हो जाएगा. ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट √6 हुआ 6 हुआ. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा 5. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया. अब अपने को ये फाइंड करना है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा. ये होगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो गया 6, मॉड ऑफ बी स्क्वायर ये कितना हुआ, मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो गया 6 इंटू साइन स्क्वायर π/4 तो 1/2 ये हो गया. तो ये अपने पास आ गया 6 3 जा 18. तो हमें जो फाइंड करना है ये हो गया 5 और ये हो गया 18. तो 18 इंटू 5 हो जाएगा 90. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 90. चलो नेक्स्ट सम जो है ये अपना मैट्रिक्स दिया हुआ है R और यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू दिस वन. लेकिन ये नॉट इक्वल टू 0 है. नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ ना तो x 0 होगा ना साइन थीटा 0 होगा. इसी तरीके से यहाँ भी ये थीटा है, थीटा ये भी थीटा है. तो यहाँ भी ना तो y 0 होगा और ना ही ये वाली क्वांटिटी 0 होगी. ना यहाँ पे ना z होगा और ना ही ये 0 होगा. ठीक है ना. ना तो z 0 होगा और ना ही ये वाला पार्ट 0 होगा. अब अपने को जो देखना है पहला पार्ट है ट्रेस ऑफ r. स्टेटमेंट 1 जो है ट्रेस ऑफ r. तो ट्रेस ऑफ r अगर हम निकालेंगे तो ट्रेस ऑफ r क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड. एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये रख देते हैं. यहाँ पे वैल्यू इसको रख देते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x रख देंगे. मतलब y हम क्या लिख देंगे, x तो x रहने दो, y को लिख देंगे कितना, x साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 2π/3. इसी तरीके से z भी लिख देंगे हम. तो ये हो जाएगा x साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस 4π/3. अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा -3x. ऊपर सिंप्लीफाई कर दोगे एलसीएम लेके तो ऊपर बन जाएगा -3x और नीचे ये प्रोडक्ट में आएगा ही आएगा. अब समझना इसमें ये है कि x तो 0 है नहीं, x 0 है नहीं और डिनोमिनेटर भी 0 नहीं होने वाला. इसका मतलब ये जो ट्रेस है वो हो गया नॉन जीरो. ना तो ये 0 है और नीचे ये तो वैसे भी 0 नहीं होना है. ठीक है. तो x क्योंकि 0 है नहीं यहाँ से पता चल रहा है, इसलिए ओवरऑल वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो पाएगी. इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. अब जरा बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की. स्टेटमेंट 2 जो है वो लिखा हुआ ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ r. तो अगर हम ट्रेस ऑफ r निकालें, पहले तो हम बात करें एडजॉइंट ऑफ r. तो अगर इसमें हम ये निकालेंगे ट्रेस ऑफ, तो पहले एडजॉइंट ऑफ r निकाल लेंगे. तो एडजॉइंट ऑफ r जब निकालोगे तो आएगा, यहाँ पे आ जाएगा yz, यहाँ जाएगा xz और यहाँ जाएगा कितना, यहाँ पे बन जाएगा अपना xy. और फिर उसका भी जब एडजॉइंट निकालेंगे तो उसका एडजॉइंट जब निकालोगे, मतलब अभी हम बात करें किसका, सिर्फ एडजॉइंट ऑफ r की. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ r में तो यहाँ yz आएगा और फिर ये बनेगा x² yz.
ठीक है ना। एडजॉइंट निकालने का जो तरीका है उसी तरीके से निकालेंगे, नॉर्मल कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके, राइट। इसी तरीके से ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ आएगा वाई स्क्वायर एक्स जेड, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0 और ये बन जाएगा जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब अगर इसका ट्रेस निकालेंगे तो इन तीनों का सम होगा, राइट। सो दिस वैल्यू इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू, इन तीनों का सम लिखेंगे तो उसमें से एक्स वाई जेड तो आ जाएगा कॉमन, बाकी बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, और एक्स वाई और जेड ये तीनों भी नॉन जीरो है, इसलिए ओवरऑल ये नॉन जीरो क्वांटिटी ही होगी, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो भी फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो फॉल्स, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट सम जो है वेक्टर पे है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी 2 दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए 1 दिया हुआ है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट ए। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर ये हो गया 4, मॉड ऑफ ए स्क्वायर 1 हो गया, और ये ए क्रॉस बी डॉट ए ये हो गया 0। सो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज पे है। इफ 11th टर्म ऑफ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड थर्ड टर्म इज बी। तो 11th टर्म जो है, 2 जीपी है एक्चुअली में, यहाँ पे एक तो 11th टर्म ऑफ जीपी बोल रहे हैं, एक जीपी है, फिर उसके बाद आगे भी दिया है ये जो 11th टर्म उस जीपी का है इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ अनदर जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड 5th टर्म इज बी। तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर फर्स्ट जीपी की हम बात करें, जीपी1 के लिए इन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म तो ए है और थर्ड टर्म बी है। तो बी अगर थर्ड टर्म है तो बी को हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, ए इंटू आर पावर, इसका कॉमन रेशियो R1 ले लो, R1 पावर n-1, तो 3-1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जीपी सेकेंड की बात करें तो जीपी जो सेकेंड है उसकी अगर हम बात करें तो सेकेंड जीपी के लिए इन्होंने बोला है फर्स्ट टर्म इसका भी ए है, 5th टर्म इज बी। तो बी जो है इसमें 5th टर्म है तो वो हो जाएगा ए, कॉमन रेशियो R2 ले लेते हैं, होल पावर 4 हो जाएगा। तो एक रिलेशन ये भी मिल गई अपने को और एक ये। अब इन्होंने बोला है द 11th टर्म ऑफ जीपी, जो फर्स्ट जीपी है उसका 11th टर्म हो जाएगा ए इंटू R1 पावर 10 दैट इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ सेकेंड जीपी, pth टर्म ऑफ सेकेंड जीपी वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए R2 पावर p-1 ये बोला हुआ है। तो इसमें a तो कैंसिल हो गया अपने पास, R1 की वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे, R1 कितना हो जाएगा b/a होल पावर 1/2 और होल पावर 10 तो ये है ही, और R2 हम वहाँ से डाल देते हैं, R2 कितना हो जाएगा b/a होल पावर 1/4 होल पावर p-1। तो पावर्स कंपेयर कर दें दोनों तरफ तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू हाउ मच, p-1/4। तो 20 + 1 p इज इक्वल टू हो गया 21। तो वैल्यू ऑफ p इज 21। चलो नेक्स्ट सम, इसमें बोला हुआ है फंक्शन f ऑफ x जो है वो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, देन वैल्यू ऑफ दिस इज, देखो ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये सब जगह डिफरेंशिएबल होगा, केवल हमें कहाँ पे इसको डिफरेंशिएबल बनाना है, 1 पे। तो 1 पे पहले कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 पे कंटिन्यूस हो इसके लिए हम लिखेंगे f ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 1, ठीक है। तो कोई भी दो ले लें उससे एक रिलेशन अपने पास बन जाएगा। अगर 1 माइनस की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये 3 + 1 4 + a इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा x + 2, तो x1 डाल दो, b + 2 हो गया b + 2। तो b हमारे पास हो गया कितना, b इज इक्वल टू a + 2, राइट। b की वैल्यू आ गई a + 2।
अब कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल भी चाहिए, डिफरेंशिएबल भी चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दो जरा। एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, तो ये हो गया x लेस देन 1 के लिए, और x ग्रेटर देन 1 के लिए हो गया ये b। तो डिफरेंशिएबल हो 1 पे उसके लिए एफ डैश 1 माइनस किसके इक्वल हो एफ डैश 1 प्लस के इक्वल। एफ डैश 1 माइनस यहाँ से कितना आ गया 5, और यहाँ से ये b, तो b 5 आ गया। b 5 है तो a हो गया हमारे पास 3। अब देखो a और b अपने पास आ चुका है, ठीक है ना। तो f ऑफ x एक्चुअल में क्या हो गया, f ऑफ x यहाँ पे a की वैल्यू डाल देंगे 3 हो जाएगा ये, ठीक है ना, और b की वैल्यू 5, यहाँ 5 डाल देंगे तो ये f ऑफ x बन गया। अब अपने को फाइंड करना है -2 to 2 f ऑफ x dx। तो -2 to 2 f ऑफ x dx जो है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक तो हम लिख देते हैं -2 to 1। -2 to 1 में पहला वाला फंक्शन काम करेगा, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 dx। फिर इसके बाद दूसरा पार्ट अपना होगा 1 to 2। 1 से 2 में कितना है 5x प्लस 2 है, तो 5x प्लस 2 कर दो, 5x प्लस 2 dx हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लोगे सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 37/2। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम ये प्रोबेबिलिटी पे है, बोला हुआ बैग ए कंटेन्स 3 white and 7 red balls एंड बैग बी कंटेन्स 2 white and 3 red balls। अब इन्होंने बोला है बॉल इज पिक्ड अप रैंडमली, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल पिक्ड इज वाइट फ्रॉम बैग ए। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, हम इसमें ये बोलते हैं कि ए इवेंट जो है वो हम बोलते हैं बैग ए इज सिलेक्टेड, ठीक है ना, ऐसे ले लेते हैं। फिर बी बोलते हैं कि बैग बी सिलेक्टेड, बैग बी सिलेक्टेड। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी दैट बैग ए सिलेक्टेड क्या हो जाएगा 1/2। दोनों के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, 1/2 ये भी होगा और ये भी 1/2 ही होगा। बैग ए सिलेक्ट हो या बी हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। लेकिन अब हमें जो फाइंड करना है, एक W इवेंट और लिखते हैं। W मीन्स white ball is selected, probability that ball picked up is white, probability that white ball is picked up। चलो अब बैग ए सिलेक्ट हुआ हो ये बात हमें बताना है, मतलब प्रोबेबिलिटी कि बैग ए भी सिलेक्ट हुआ हो और व्हाइट बॉल भी आई हो। प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल पिक्ड इज वाइट फ्रॉम बैग ए, मतलब वाइट बॉल आया वो भी बैग ए से। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट W, जबकि ए बैग इज सिलेक्टेड। ठीक है, तो ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब व्हाइट बॉल आए ए से, बताओ ए बैग से व्हाइट बॉल आए, तो व्हाइट बॉल आए, कितनी बॉल है टोटल 10 और 3 व्हाइट है, तो 3 कितना हो जाएगा 10। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 3/20 आंसर हो जाएगा इसका। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एफ ऑफ एक्स इज डबल डिफरेंशियल फंक्शन टेंजेंट एट 1, एफ ऑफ 1। इस पे टेंजेंट जो है वो इन्होंने बोला है कट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ π/6। इसका मतलब एफ डैश 1 दिया हुआ है, कितना टेंजेंट का स्लोप है tan ऑफ π/6, मतलब tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना हो गया 1/√3। और इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो कितना एंगल बना रही है, वो π/4 बना रही है। इसका मतलब एफ डैश 3 जो है वो गिवन है कितना tan π/4 दैट इज 1। ये दो इंफॉर्मेशन दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी तो देखो इसमें अगर हम एफ डैश एक्स को टी ले लें, इसको क्या ले लें टी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम ये कह सकते हैं एफ डबल डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। ठीक है, लिमिट चेंज हो जाएगी। अब लिमिट किस तरह से चेंज होगी वो देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे x की लिमिट है, अगर x1 डालोगे, देखो x1 डालोगे तो f डैश 1 बनेगा t,
तो f'1 कितना है 1/√3, लिख देते हैं 1/√3। और यहाँ कितना आ जाएगा f'3 कितना है 1 है, ये रख दो। अब ये कितना बन गया, ये हमारे पास बना t² + 1 इंटू f'(x) dx, कितना हो गया ये dt हो गया। अब इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट, तो ये बन गया t³ / 3 + t, लिमिट लगा दो इसमें 1/√3 to 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आसानी से आ जाएगा 4/3 - 10/9√3। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सम जो है वो एरिया बाउंडेड बाय कर्व का है। तो एक कर्व इन्होंने ये दिया है जो कि ऑब्वियसली पैराबोला है, y² = 4ax टाइप का है, जो शिफ्टेड पैराबोला है। इसको अगर स्केच करेंगे तो इसका अगर देखोगे x1 और y2 हो जाएगा, x1 और y हो जाएगा ये 2, ये वर्टेक्स हो जाएगा इसका। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बना देते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने ये बोला है एक लाइन ये भी है। अब जरा पहले इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। अगर हम सॉल्व करें तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, y इसको उधर ले जाएं तो ये x = कितना होगा 2 × y - 2 बन जाएगा। तो ये y - 2 जरा इसमें रखो, y - 2 यहाँ रखते हैं तो x² / 4 बनेगा, ये x² / 4 दैट इज इक्वल टू x - 1। तो ये बना x² - 4x + 4 = 0। तो यहाँ तो देखो एक खास बात ये नज़र आ रही कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मतलब डेफिनेटली ये टेंजेंट है, ये लाइन जो है वो इसकी टेंजेंट है, ठीक है ना। और किस पॉइंट पे टेंजेंट है, जिसका x कोऑर्डिनेट होगा 2, और x अगर 2 यहाँ डाल दोगे तो y भी पता चल जाएगा। x अगर 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 2 = 2 × y - 2, कैंसिल, तो y हो गया 3। इसका मतलब किस पॉइंट पे है 2,3 पे टेंजेंट है ये लाइन। 2,3 x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 3 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये एक लाइन बन जाएगी, ऐसे बन गई। अब हमें क्या चाहिए, एरिया इन्होंने बोला है एंड पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये कर्व, दोनों कर्व के बीच और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब ये वाला एरिया चाहिए अपने को, ठीक, ये चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं, राइट, ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं इंक्लूडिंग दिस पार्ट आल्सो। तो हम y के लॉन्ग इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन हम लिखेंगे y की वैल्यू 0 से लेके इस पॉइंट तक, ये पॉइंट ले लो, इसका y कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट कितना है x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 3, तो y = 3, 0 से लेके 3 तक। इसमें पहले ये वाला कर्व लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y। तो पैराबोला है x इन टर्म्स ऑफ y हो गया y - 2 होल स्क्वायर + 1 माइनस नीचे वाला कर्व, ये वाला इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y ये लिखा हुआ है, यहाँ से लिख देते हैं, ये हो गया 2y माइनस तो +4 हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ dy। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो देखो क्या बनता है 0 to 3, तो ये y² है, यहाँ पे y² लिख दो, y² तो रहेगा ही। इसके बाद आप देखो यहाँ पे आएगा -4y, और तो ये -6y हो गया, -6y हो गया। और देखें y² हो गया -4y, तो -6y हो गया, और ये +4 हुआ, और ये +4, तो +8 + 1 ये +9 हो गया, ठीक है ना। ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्या बन गया ये परफेक्ट स्क्वायर, y - 3 होल स्क्वायर 0 to 3 dy। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा 1/3 y - 3 होल क्यूब, और लिमिट लगेगी 0 to 3, 3 डालोगे तो 0 आएगा, 0 डालने पे माइनस और -3 27, कितना आएगा ये 27 बन जाएगा, 27/3 हो गया ये 9। लेकिन ये एरिया नहीं है क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है। जरा ये वाला पार्ट भी हम निकालते हैं, उसके लिए ये जो लाइन है इसमें सबसे पहले तो y 0 डालो, लाइन में अगर y 0 डालेंगे तो x आ जाएगा कितना -4, और अगर x 0 डालेंगे तो y कितना आ रहा है, देखो x 0 डालेंगे तो y आ जाएगा 2, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हो जाएगा, दिस एरिया इज 1/2
बेस इंटू हाइट, कितना हो गया ये 4। इसका मतलब रिक्वायर्ड एरिया जो हुआ, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम अपना जो है फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 0 इक्वल टू माइनस दिया है एफ डैश ऑफ log 2 ln 2 कितना दिया है 21, एंड ये रिलेशन दी हुई है। तो हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करके इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो करते क्या है इसमें, सबसे पहला काम तो जो है एफ ऑफ 0 माइनस 1 है। तो एफ ऑफ 0 माइनस 1 को अगर हम यूज करेंगे, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये बनेगा -1, यहाँ 0 डालोगे तो ये a प्लस बी हो जाए। तो a प्लस बी अपने पास -1 आ गया, एक रिलेशन आ गई। अब इसके बाद एक इसको यूज करते हैं, तो उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स अगर देखें तो ये बनेगा कितना 2a e पावर 2x, और ये कितना आएगा b इंटू ई पावर x, और ये हो जाएगा c। अब ln 2 इसमें डाल देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 21, इसको 21 लिख दो। जब हम x की वैल्यू log 2 बेस c डालेंगे तो ये बन जाएगा 2a इंटू ये हो जाएगा e पावर x होल स्क्वायर। तो जब ln 2 यहाँ डालेंगे तो ये 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ b इंटू यहाँ डालो e पावर x, तो ln 2 आएगा तो 2 आएगा, ये 2 बन जाएगा, और ये प्लस c हो गया। ठीक है, तो एक रिलेशन अपने पास यहाँ से आ गई, ये एक, ये दूसरी रिलेशन हो गई, और एक रिलेशन और आएगी वो इस वाले को सॉल्व करने से मिलेगी। चलो देखो इसमें एफ ऑफ एक्स माइनस ई पावर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान देना। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे ये आएगा ए ई पावर 2x बाई 2, यही बनेगा, प्लस बी इंटू ई पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन यही रहेगा। सी एक्स तो कैंसिल हो गया, ये बस इतना ही पार्ट बनेगा, सी एक्स तो कैंसिल ही हो गया, ये दोनों आएगा माइनस सी एक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया। इसमें लिमिट लगा देंगे हम लोग 0 टू ln 4 कितना गिवन है ये 39/2। तो एक रिलेशन अपने पास यहाँ से आ जाएगा, ln 4 डालो यहाँ पे, तो e पावर ln 4 होल स्क्वायर बनेगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16/2, तो 8a बन जाएगा। ये यहाँ कितना बनेगा ln 4 इंटू 4 भी बन जाएगा ये। ठीक है, और 0 डालने पे देखो ये बनेगा -a/2, और ये बनेगा -b, किसके इक्वल है 39/2 के इक्वल। तो हमारे पास ये तीसरी रिलेशन मिल गई। अब इससे a b और c हम लोग फाइंड कर लेंगे, इन दोनों तीनों से a b c अपने पास आ जाएगा, a 5 आ जाएगा, b -6 और c आ जाएगा -7। तो कितना बन जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा मॉड ऑफ 5 - 6 - 7, तो कितना हुआ मॉड ऑफ -1 - 7, तो ये 8 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सम पे आते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है और डिफाइन किया है 1 to 4 में। बोले कैपिटल M मैक्सिमम वैल्यू है, स्मॉल m मिनिमम वैल्यू है, तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m चाहिए अपने को। ठीक, तो देखो इसको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा अपने को, डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश एक्स जो है वो कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x - 2, दिस वन एज इट इज, प्लस अब दिस वन एज इट इज x - 2 होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3 × x - 3 होल स्क्वायर। राइट, दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन आएगा देखो x - 2 आ जाएगा, x - 3 आ जाएगा, बाकी कितना बच रहा है देखो x - 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, और ये कॉमन आ ही चुका है इसका स्क्वायर, तो ये बना 2x - 6, और यहाँ पे ये बनेगा x - 3 का स्क्वायर जा चुका है, ये कॉमन जा चुका है, तो 3x - 6 बनेगा। ठीक है, ये बना अपने पास, तो ये हो गया 5x - 12। तो अब इसको फाइनली लिखते हैं x - 2 x - 3 होल स्क्वायर इंटू 5x - 12। राइट, अब इसमें अगर हम साइन चेंज देखें तो साइन चेंज किस तरह से होगा डिफरेंशिएशन का, तो साइन चेंज देखो इस पे तो ना मैक्सिमम मिलेगा और ना ही मिनिमम मिलेगा, 3 पे ना मैक्सिमम मिलेगा और ना ही मिनिमम मिलेगा।
लेकिन इस पे और इस पे मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है, क्योंकि इस पे साइन चेंज हो ही नहीं रहा है, इस पे हमें साइन चेंज मिल नहीं रहा है, तो ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। मैक्सिमा मिनिमा इन्हीं दोनों पे मिलेगा। तो 2 और 2 पे देखें जरा, एफ डैश 2 माइनस देखें जरा, 2 माइनस अगर लोगे तो एफ डैश 2 माइनस जो देगा अपने को साइन, 2 से कम रख रहे हैं ये निगेटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव है ही, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ये, और 2 से कम डालोगे तो ये भी निगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब पहले स्लोप पॉजिटिव है और बाद में स्लोप निगेटिव, पहले स्लोप पॉजिटिव और बाद में निगेटिव, इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। तो इस तरह का बनेगा, इसका मतलब 2 पे अपने को क्या मिलेगा, मिनिमा पॉइंट, मैक्सिमा मिलेगा, तो इस पे मैक्सिमा मिलेगा, और इस पे क्या होगा, इस पे मिनिमा मिलेगा, फिर इस पे मिनिमा और इस पे मैक्सिमा। तो अब अगर हम इसका ग्राफ स्केच करें तो ग्राफ देखो किस तरह का होगा। ग्राफ हमारे पास बनेगा, इसको अगर हम इस तरह से डायग्राम बनाएं तो पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लें, एक तो 1 लेना है, एक 4 लेना है, बाकी इसके बीच वाली वैल्यूज लेनी है। तो बीच वाली वैल्यू एक तो 2 आएगा, तो 2, और एक 15/2 2 से बड़ा होगा, ये 2 ले लो, और एक आएगा 12/5, सॉरी 12/5 इससे बड़ा होगा, और एक वैल्यू आ गई अपने पास 3। ठीक है, 3 पे ना मैक्सिमा मिलना है और ना ही मिनिमा मिलना है। साइन चेंज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम ये कहेंगे, देखो ये प्लस होगा, ये प्लस, इस तरफ देखोगे तो ये 3 के इस तरफ ये प्लस होगा, ये साइन 3 पे स्क्वायर है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर ये डिक्रीज करेगा, यहाँ भी इंक्रीज ही करना है और यहाँ भी इंक्रीज ही करना है। और 3 पे जो अगर ग्राफ बनाओगे तो टच करते हुए जाएगा, राइट। चलो अब हमें वैल्यू किस पे निकालना है, 1 पे, क्योंकि ये डिक्रीज करते हुए आ रहा है, देखो ऐसे इंक्रीज करते हुए जा रहा है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो 1 पे मिनिमा मिलेगा। ठीक है ना, 2 पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, फिर यहाँ पे मिनिमा मिलना है, और फिर ये थ्रू आउट इंक्रीज ही करते जाना है, तो यहाँ पे एक तरह से मैक्सिमा मिल जाएगा। ठीक है ना, अब इन पे वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू बताओ 1 पे, एफ ऑफ 1 निकालें, एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 1 डालते हैं उसमें फंक्शन पे, तो -1 का स्क्वायर +1, और फिर ये -2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, 1 डालोगे -2 का -8 हो गया ये। तो चलो ये वैल्यू -8 हो गई। अब जरा एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 2 निकालें तो कितना आएगा, एफ ऑफ 2 तो 0 हो गया। अब हम निकालते हैं एफ ऑफ 12/5, एफ ऑफ 12/5 अगर देखा जाए तो 12/5 अगर डालोगे तो 12/5 -2, तो 2/5 बनेगा, 2/5 का स्क्वायर, 2/5 का स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद जरा यहाँ डालो, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे कितनी, 12/5, तो आप 15 माइनस करोगे, 15 तो -3, तो -3 का क्यूब -27 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे 5 की 125 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू भी आ गई अपने पास। इसके बाद हमें देखना है एफ ऑफ 4 पे। चलो एफ ऑफ 4 देखें जरा, एफ ऑफ 4 कितना होगा, एफ ऑफ 4 अगर देखा जाए तो 4 - 2 होल स्क्वायर कितना हो गया, 4 - 2 का स्क्वायर 4, और 4 - 1 ये वैल्यू आ गई 4। तो अगर इनमें हम चारों में देखें तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही, -8, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 4। तो हमें क्या चाहिए, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। तो कैपिटल M मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गई, माइनस मिनिमम वैल्यू -8 हो गई, तो वैल्यू कितनी आ गई है, ये हमारे पास आ गई 12, वैल्यू इज 12। सो 12 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट सम जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे है। बोला हुआ एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें सेक्शन ए है, बी है और सी है, ए है, बी है और सी है। ए में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 8 हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस हैं इसमें। बी में है टोटल 6 क्वेश्चंस और सी में है 4 क्वेश्चंस। अब इन्होंने बोला है इफ द स्टूडेंट हैज टू आंसर 15 क्वेश्चंस, टोटल 15 अटेम्प्ट करना है, एटलीस्ट 4 फ्रॉम ईच सेक्शन, सबसे कम 4 तो लेने ही है। तो फाइंड नंबर ऑफ वेज द पेपर कैन बी आंसर्ड बाय स्टूडेंट। तो देखो क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी।
इसमें देखो एक तो ये है कि इससे 4 सिलेक्ट कर लिए जाए, इससे 4 सिलेक्ट कर लिए जाए, तो बाकी 15 चाहिए अपने को। 15 चाहिए तो 8 तो ये हो गया, 7 यहाँ सिलेक्ट कर लें, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो 4 4 8 15 हो गए टोटल। अब 4 से ज़्यादा इसमें तो हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ही 4 क्वेश्चन से 4 तो लेने ही लेने। अब इसमें ऐसा करो, यहाँ 5 कर लो। अगर यहाँ 5 कर लोगे तो यहाँ से एक कम कर दो, 6 हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसको फिर 4 रखते हैं और यहाँ पे इसको और बढ़ा देते हैं, यहाँ से 6 ले लेते हैं। तो यहाँ से कितना लेना होगा, यहाँ से फिर 5 लेना होगा। तो ये 3 केसेस हैं। इसको हम लोग अगर लिखें तो पहले वाले केस से कितना हो जाएगा, 8C7 इंटू 6C4 इंटू 4C4, फिर प्लस दूसरे वाले केस से 8C6 इंटू 6C5 इंटू 4C4। तीसरे वाले केस से क्या लिखेंगे, 8C5 इंटू 6C6 इंटू 4C4। ठीक है, अब इसको कर लोगे सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 344। चलो नेक्स्ट सम जो है डिटर्मिनेंट पे बेस्ड है ये, लेकिन ये हम लोग प्लेन की हेल्प से कर सकते हैं। पहली इक्वेशन है ये सेकेंड है, ये थर्ड है, राइट। देखो जरा इसमें अपने को क्या करना है, बोला है सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर ऐसा है, सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर ऐसा है तो हम क्या इसमें ऑब्जर्व करें। अगर ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास ये x है, ये x है और ये 2 डबल ऑफ दिस है, तो 2y यहाँ लिखा है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 4y हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम ऐड कर दें, फर्स्ट और थर्ड को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 4y प्लस लेमडा प्लस 1 जेड, लेमडा प्लस 1 इंटू जेड, ये हो जाएगा 5 प्लस म्यू। अब ध्यान दो, अगर हम सेकेंड वाले में 2 का मल्टीप्लाई करें, किसका, 2 का मल्टीप्लाई करें, तो ये वाला पार्ट मैच कर जाएगा। 2x प्लस 4y प्लस 2 लेमडा स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 18। सही है। अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो तो ये बन जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू, ये कितना बना, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं तो 18 माइनस 5 हो जाएगा 13 माइनस म्यू। ठीक है, तो ये देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तब बन सकता है, मतलब जेड कुछ भी होता रहे तो उसके लिए ये 0 हो और साथ में ये भी 0 हो। अगर ये दोनों एक साथ 0 हो गए तो फिर डेफिनेटली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलने वाला है। तो जरा देखो, लेमडा अगर हम 1 डालें, ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट पता चल रहा है, ठीक है ना, ये 1 पे 0 हो रहा है और 13 पे ये भी 0 हो रहा है। तो अगर ये दोनों एक साथ 0 हो गए तो फिर जेड कुछ भी होता रहे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। एक्स और वाई अपना कुछ फिक्स हो जाएगा और जेड कोई भी वैल्यू डालो हमेशा सही हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि बाकी में जो है, मान लो लेमडा 1 है, लेमडा 1 है और म्यू कुछ भी लेंगे तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट जरूरी नहीं है। अगर म्यू 13 हो गया तो सेकेंड वाला ऑप्शन बन गया। ठीक है, तो ऐसा ये कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। अब पहले वाले में भी लेमडा देखो 1 दिया है, 1 दिया है और म्यू 13 नहीं दिया है। तो अगर लेमडा 1 है और म्यू 13 नहीं है, तो 13 नहीं है तो ये कह रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब अपना ऑलरेडी सेकेंड ऑप्शन आ चुका है तो इसको चेक करने की जरूरत है नहीं। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन बोला है कि अगर लेमडा 1 हो गया और म्यू 13 नहीं है, तो लेमडा अगर 1 हो गया तो उस केस में सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अगर 1 हो गया तो ये बन जाएगा 0 इंटू जेड इज इक्वल टू नॉन जीरो, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, थर्ड वाला चेक कर ही लिया है। सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर, ये नहीं, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है, तो ये भी गलत हो गया। तो अपने पास सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट सम जो है
अल्फा बीटा 0 से π/2 के बीच में दिया हुआ है, इस तरह की रिलेशन दी है, tan अल्फा इक्वल टू k टाइम्स tan बीटा देन वैल्यू ऑफ k। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको नीचे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है ना, इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम यूज कर देते हैं। अगर ये यूज करें तो इन दोनों का सम लिख दो, ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 + 3/2 - 3। अब अगर यहाँ पे हम देखें साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगेगा, तो ये बनेगा 2 टाइम्स साइन, दोनों का सम बाई 2, दोनों का सम बाई 2 हो गया अल्फा इंटू कॉस डिफरेंस बाई 2, तो बीटा हो जाएगा ये, होल डिवाइडेड बाई नीचे साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 टाइम्स साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन दिस वन माइनस दैट बाई 2, तो कितना हो जाएगा, दिस वन माइनस दैट बाई 2 साइन बीटा हो जाएगा इंटू कॉस दोनों का सम बाई 2, तो ये हो गया अल्फा, राइट, दैट इज इक्वल टू यहाँ हो गया 5/-5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये बन गया 2 कैंसिल हो गया, ये tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan बीटा, इसका मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू -5 टाइम्स tan बीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -5 है ये, दिस इज व्हाट -5। तो वैल्यू कितनी हो गई, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, वैल्यू ऑफ k इज -5।